Welcome class. In today's lecture, we will discuss about transient response stability. It is from chapter 6 of our course books Norman Nice. So let's first of all analyze what actually is stability and from where we figure it out. So we have an output C of t that constitutes of a forced response plus a natural response. We have discussed that previously. So let's just talk about the natural response. So नेचुरल रिस्पॉन्स वो होगा जिसके अंदर हम फोर्स रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रहे. सपोज हमने वी हैव स्टिल नॉट अप्लाइड एनी इनपुट ऑन इट. सो नेचुरल रिस्पॉन्स अगर एक ऐसा लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जिसका नेचुरल रिस्पॉन्स जीरो को अप्रोच कर जाए बहुत टाइम के बाद, यानी एट स्टेडी स्टेट या एज टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो हम ऐसे सिस्टम को स्टेबल कहते हैं. इसकी एग्जांपल को हम एक पेंडुलम के एग्जांपल से सपोज कर सकते हैं. हमने प्रीवियसली अपनी इंटरमीडिएट के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास हर पेंडुलम की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है और अगर आप उसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर छोड़ दें तो वो ऑसिलेट करती रहती है सारी जिंदगी टिल टाइम इन्फिनिटी उसी नेचुरल ऑसिलेशन के साथ. लेकिन अगर वो एक फ्रिक्शन सरफेस पर ऑसिलेट कर रहा हो तो वो ग्रेजुअली डिके करके जीरो हो जाता है. सो हमने यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि उसने डिके करके जीरो हो जाना है. ठीक है जी. सो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो हो कि एक एलटीआई सिस्टम का रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिस्पॉन्स, वो विद एज द टाइम इंक्रीजेस तो उसकी आउटपुट इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दे. ओके, सो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जब भी किसी सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स डिके टू जीरो करेगा तो हम उसको स्टेबल सिस्टम कहेंगे. अगर वो उस वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा तो हम उसे मार्जिनली स्टेबल कहेंगे. और अगर वो एज टाइम इंक्रीजेस ग्रो करता है उसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास वो सिस्टम अनस्टेबल होगा. नाउ हम यहाँ पर प्रेजेंटली बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास रिस्पॉन्स एक फोर्स्ड रिस्पॉन्स हो. फोर्स्ड रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपके पास जो इनपुट, कोई भी इनपुट आप सिस्टम के ऊपर, सिग्नल के ऊपर अप्लाई करें. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ बेसिक सिग्नल्स देखते हैं. ये सारी की सारी इनपुट्स हैं बेसिक जो हमारे पास सर्किट्स के ऊपर हम प्रीवियसली अप्लाई करते रहे. अच्छा, ये यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है. इस वर्ड को आप एनालाइज करें तो ये एक बी आई स्टैंड्स फॉर बाउंडेड इनपुट एंड बी ओ स्टैंड्स फॉर बाउंडेड आउटपुट. सो हम यहाँ पर बाउंडेड इनपुट अगर अप्लाई करें और आउटपुट बाउंडेड आए, इस के क्राइटेरिया के ऊपर स्टेबिलिटी के फैक्ट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं. एक सिस्टम स्टेबल होगा उस वक्त जब आप उसके ऊपर एक बाउंडेड इनपुट अप्लाई करेंगे और वो एक बाउंडेड आउटपुट ही देगा. सो उससे पहले हम ये डिटरमिन करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली बाउंडेड इनपुट या बाउंडेड आउटपुट. सो हमारे पास ई माइनस टी का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होता है. हमने प्रीवियसली पढ़ा था एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है. उसके बाद साइन ओमेगा टी का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होता है और कॉस का रिस्पॉन्स आपको पता है. यूनिट स्टेप का रिस्पॉन्स आपको पता है कुछ इस तरह से होता है और स्क्वायर का रिस्पॉन्स कुछ ही होता है. अगर आप इन सारी इनपुट्स के अंदर नोटिस करें एक चीज कॉमन, तो वो ये है कि किसी भी इस टाइम के ऊपर इसका मैग्नीट्यूड किसी एक पर्टिकुलर बी वैल्यू से एक्सीड नहीं करता. जैसे कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम ई माइनस टी की बन जाती है, इसके अलावा ये इससे एक्सीड नहीं करती. इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इसकी पीक वैल्यू तक हो सकती है. अगर ये इसकी पीक पी है तो ये पी से कभी भी एक्सीड नहीं करेगा. यूनिट स्टेप की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, हमें पता है. इसके अलावा इसकी वैल्यू ना कम होती है ना ज्यादा होती है, या जीरो हो सकती है. उसके अलावा वो भी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पे. और जो स्क्वायर है उसकी आउटपुट फॉर द टाइम बीइंग जीरो होती है, 1 होती है और उसके बाद वो डिके करके जीरो हो जाती है. सो ये आपके पास बाउंडेड की डेफिनेशन है कि जब तक वो किसी फाइनाइट वैल्यू तक रहता है और इसे एक्सीड नहीं करता तो वो एक बाउंडेड इनपुट होगा. एंड सिमिलर गोस फॉर बाउंडेड आउटपुट. सो आप पीबो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, जब भी आप किसी सिस्टम के ऊपर बाउंडेड इनपुट अप्लाई करेंगे तो हमेशा बाउंडेड आउटपुट यील्ड करेगा. इवन देन, ओनली देन द सिस्टम विल बी स्टेबल. सो यहाँ पर हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये, हमने वीबो स्टेबिलिटी के बारे में चीजें स्टैब्लिश कर ली, लेकिन अब हमने ये बताना है कि कि हम वीबो स्टेबिलिटी को डिटरमिन कैसे करते हैं. सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि हम वीबो स्टेबिलिटी को डिटरमिन करेंगे थ्रू द वैल्यूज ऑफ पोल्स. पोल्स के थ्रू डिटरमिन करेंगे. सो आपने एक और चीज को जहन में रखना है कि हमारे पास वो पोल्स सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप पोल्स होंगे. ओनली एंड ओनली क्लोज लूप पोल्स. सो क्लोज लूप के बारे में मैं ये क्लियर कर दूं कि क्लोज लूप क्या होता है. क्लोज लूप आपके पास ये होता है कि इफ यू हैव अ सिस्टम like this,
if you have a system like this, then this is an open loop system. This is your output R input R of S, and this is your output C of S, and this is its transfer function G of S. ये क्लोज लूप कब बनेगा? जब इसकी कोई भी फीडबैक इधर पीछे फीड हो रही होगी. ओनली एंड ओनली देन दिस विल बी अ क्लोज लूप सिस्टम, वेदर इट हैज सम गेन इन द फीडबैक पाथ, और यहाँ पर जैसे यूनिटी गेन है फीडबैक के अंदर, यूनिटी फीडबैक है, तो इवन देन ये क्लोज लूप होगा. सो हमने यहाँ पर ये एस्टेब्लिश करना है कि हम सिर्फ क्लोज लूप पोल्स की स्टेबिलिटी को डिटरमिन कर रहे हैं. सो हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम हो और उसे क्लोज लूप पोल्स ओनली एंड ओनली लाई करते हो लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर, तो वो हमारे पास एक स्टेबल सिस्टम होगा. और लेफ्ट हाफ प्लेन के बारे में हम डिटरमिन कर लें कि लेफ्ट हाफ प्लेन क्या होता है. सो लेफ्ट हाफ प्लेन हमारे पास, ये हमारे पास एक प्लेन है हमारा, जिसके अंदर हम इस प्लेन को सिग्मा का प्लेन एक्सेस कहते हैं, जो कि रियल एक्सेस होता है, और ये हमारे पास जी एक्सेस होता है. सो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास ये पूरा एरिया, यानी ये वाला एरिया भी, सॉरी आई शुड यूज रेड पेन, सो ये वाला सारा एरिया भी, एंड दिस ऑल दिस एरिया इज अ राइट हाफ प्लेन, एंड दिस होल एरिया इज अ लेफ्ट हाफ प्लेन. सो एक्सेस की बात नहीं कर रहे हम, प्लेन की बात करें. प्लेन का मतलब ये है कि इसको हमने दो हिस्सों में काट दिया. सो दिस होल थिंग इज लेफ्ट हाफ एंड दिस होल थिंग इज राइट हाफ. सो व्हेन एवर आपके क्लोज लूप पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे, तो ओनली एंड ओनली देन आपके पास सिस्टम will be established as a stable system. So हम इसको पोल प्लेन को दोबारा बना लेते हैं. दिस इज लेफ्ट हाफ प्लेन. अगर आपके सारे पोल्स इस प्लेन में लाए कर रहे होंगे लेफ्ट हाफ में, ओनली एंड ओनली देन आपका सिस्टम स्टेबल होगा. अगर आपका एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में चला गया, यानी आपके 6 पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में लाया कर रहे थे लेकिन एक पोल राइट हाफ में चला गया, इवन देन आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा. और अगर आपके क्लोज लूप पोल्स कुछ लेफ्ट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ आपके पास इस सेंट्रल में मौजूद जे एक्सिस के ऊपर लाया करते हैं, आइदर हेयर और आइदर हेयर, तो आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा. ओके जी, हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन, और इस ट्रांसफर फंक्शन, अभी ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जी ऑफ एस ओपन लूप है. हमने इसको क्लोज लूप बनाना है. सो क्लोज लूप जब आप बनाएंगे, क्लोज लूप कैसे बनाते हैं हमें पता है कि इसको क्लोज लूप बनाने के लिए जी ओवर 1 प्लस जी एच का फार्मूला लगेगा. सो जी क्या है? 3s इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2, ठीक है. और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस जी और एच की वैल्यू को आप 1 सपोज कर लेंगे, तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट एक ऐसा ट्रांसफर फंक्शन आएगा. इसको आप डिवाइड कर लें कि हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या आती है. सो दिस विल बी 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2s एंड प्लस 2, ठीक है. और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस एस 3s प्लस 2, और इसके साथ अभी बाहर s मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी बाहर s मल्टीप्लाई हो रहा है. सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक रिस्पॉन्स जी ऑफ एस कैलकुलेट हो जाएगा. जब आप उस जी ऑफ एस से पोल्स की वैल्यू, वो क्यूब में आएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्यूब में आएगी, उसको सॉल्व कर लें तो आपके पास पोल्स की कंडीशन कुछ ही आती है. मैंने आपको बताया वो क्यूब में आएगा तो आपके पास 3 पोल्स आएंगे. एक पोल रियल एक्सिस पे लाई कर रहा था जो कि -2.6 की वैल्यू रखता है, ये आपके पास मेंशन हुआ हुआ है, -2.6 की वैल्यू रखता है. और बाकी दो पोल इमेजिनरी आ रहे थे, दैट्स वाई उनकी वैल्यू यहाँ यहाँ एग्जिस्ट कर रही है. तो उसने ये प्रूव किया कि क्योंकि ये तीनों के तीनों पोल्स आपके पास लाए कर रहे थे इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, तो आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स एक स्टेबल रिस्पॉन्स है. सो ये डाई आउट कर रहा है, अब 0 पे जा रहा है, तो स्टडी एट टाइम इन्फिनिटी ये 0 हो जाए 1 हो जाएगा, यानी किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा. दैट मीन्स इट इज गिविंग ये 1 ओवर ऐसे यूनिट स्टेप आउटपुट है. सो इसका मतलब ये कि बाउंडेड इनपुट के ऊपर ये एक बाउंडेड आउटपुट दे रहा है. दैट मीन्स दिस इज अ स्टेबल सिस्टम. सिमिलर गोज फॉर दिस थिंग. लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि इसका भी जब आप पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल सॉल्व करके निकालेंगे क्लोज लूप से, तो इसका भी आपके पास जो पॉलिनोमियल आता है वो एस क्यूब में आता है. सो ये तो भी एस क्यूब की बात है. हमें पता है कि एस क्यूब को हम सिंथेटिक डिवीजन से या इधर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि एक रिगरस प्रोसेस है. अगर ये पॉलिनोमियल बढ़ता बढ़ता S4 S5 S6 S8 S9 हो जाए, जो कि हुआ है आगे क्वेश्चंस के अंदर, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इट विल बिकम वेरी टेडियस कि आप यहाँ से स्टेबिलिटी को डिटरमिन कर सकें. सो
ये एक कॉमन वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप इस ट्रांसफर फंक्शन को देखें, इसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आएगी, 1 2 3 4 5 5 ऐसा, तो ये S5 की तक जा रहा है, तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? ये हमारे पास एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। सो उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर एक क्राइटेरिया की बात करते हैं जो कि है रूथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। दिस इज बेसिकली नेम्ड ऑन अ साइंटिस्ट who first defined it, Ruth Hurwitz criteria. So Ruth Hurwitz criteria के अंदर वो ये बताएगा, the only information it will give कि आपके पास पोल्स कितने पोल्स लेफ्ट हाफ में, कितने राइट हाफ में और कितने जे एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स नहीं बताएगा, क्योंकि कि वो एक्चुअली कहाँ लाई कर रहे हैं। यानी आपको ये नहीं बताएगा कि वो -2 का मतलब ये है कि ये पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, वो इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बताएगा। वो सिर्फ ये बताएगा कि आइदर इट इज लाइंग द वैल्यू ऑफ द पोल इज माइनस और द वैल्यू ऑफ द पोल इज प्लस, लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा है या राइट हाफ में लाई कर रहा है। सो ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एक रूथ टेबल जनरेट करना पड़ेगा और उसके बाद उस टेबल से इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि रूट्स के पोल्स की वैल्यू होगी क्या। ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ये क्लोज लूप है, इस बात को आपने याद रखना है हमेशा कि चाहे आपके पास ट्रांसफर फंक्शन जो भी हो, आपने उसे क्लोज लूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। यहाँ पर आपने ये इसी के अंदर डिटरमिन कर लें कि ये कोफिशिएंट्स गिवन है A4 A3 A2 A1 A0, ये डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं और इसके साथ जो इसका वेरिएबल गिवन है, इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ S4। हम इसको रूथ टेबल में कैसे पुट कर सकते हैं? यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर S4 S3 S2 S1 टिल S0 तक की वैल्यू को लिख लिया और हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से थी। यानी सबसे पहले A4 आ रहा था, उसके बाद A3 आ रहा था, उसके बाद A2 आ रहा था और उसके बाद A और उसके बाद A1 एंड फाइनली A0। ये सारे S4 S3 S2 S1 और S4 के कोफिशिएंट्स थे। हमने जस्ट इनके कोफिशिएंट्स को लेना है और उनको हमने स्किपिंग पैटर्न के अंदर पुट करना है। यानी A4 को यहाँ पुट कर दिया तो A3 को छोड़ देंगे और A2 को पुट करेंगे, A1 को छोड़ देंगे और A0 को पुट करेंगे। अब जिनको छोड़ा था उनको हम नेक्स्ट रो के अंदर लिख देंगे। ये हमारे पास दो रोज तो बाय डिफॉल्ट बन जाती हैं। हमने ये करना है कि हमने इस रिमेनिंग टेबल को पूरे को कंप्लीट करना है, इसकी जब तक कि हमारे पास फाइनल जो S0 है, ये जो कॉलम है दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, इस कॉलम को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। जब तक कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम की आखिरी एंट्री तक की वैल्यू ना आ जाए तब तक हम इस ट्रूथ टेबल को कंप्लीट नहीं कहते। ओके, हमने इस कंप्लीट ट्रूथ टेबल को बनाना है। इसने थोड़ा सा बुक के ने जो मेथड यूज किया हुआ है हम इससे सिंपल कर सकते हैं। उसने यहाँ पर एक एडिशनल माइनस साइन लगाया हुआ है। इफ वी मेड इट क्वाइट सिंपल तो हम ये करेंगे कि हम इसकी जो फर्स्ट एंट्री बनाएंगे दैट इज B1। वो B1 कैसे आएगी? हम करेंगे A2 मल्टीप्लाइड बाय A3। अगर मैं इसको A2 A3 और माइनस कर देंगे A4 एंड A1 माइनस A4 एंड A1 और डिवाइड कर देंगे A3 से। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री आ जाएगी B1। ठीक है जी। उसके बाद हमने नेक्स्ट एंट्री B2 को कैसे कैलकुलेट करना है? हम इस वाले एलिमेंट को वैसे ही लेंगे। हम क्या करेंगे नेक्स्ट एंट्री निकालने के लिए जो कि हमारे पास है B2। B2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे A0 A3 multiplied by A4 and this element। ठीक है, ये and divided by this A3। यही फार्मूला रहेगा और आपके पास B2 कैलकुलेट हो जाएगा एंड इट सिमिलर गोज ऑन, लेकिन आपने इस फर्स्ट कॉलम को नहीं छोड़ना। ठीक है, एंड जब हम नेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो नेक्स्ट की कैलकुलेशन भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। अब आप इस फर्स्ट रो को छोड़ दें तो अब आपने C1 को कैलकुलेट करना है। C1 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस B2 बाय C1 माइनस B1 multiplied by 0 divided by B1 divided by sorry। What we will do that we will multiply हम C1 की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो we will multiply this A1 with B1 and this A2 with B2 and divide it with B1। ठीक है जी। ये आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी एंड सिमिलरली इट विल गो ऑन। ओके, ये आपके पास एक फीडबैक सिस्टम गिवन है। इसके अंदर ये आपके पास क्लोज लूप नहीं है, ये आपके पास एक ऐसा ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s गिवन था। हम जब इसको क्लोज लूप बनाएंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर आप इस पॉलिनोमियल को देख लें दैट इज s³ + 10s² + 31s +
1030। तो हम इसको टेबल में पुट करते हैं, रूट टेबल में पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही थी एस क्यूब। सो एस क्यूब को हमने का कोफिशिएंट 1 था, सो हमने यहाँ 1 को पुट किया। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू थी 10s²। सो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर, एस क्यूब प्लस 10s² प्लस 31s प्लस 1030। ठीक है जी। सो हम s के कोफिशिएंट को पहले पुट करेंगे 1 को, देन हम 10 को स्किप कर देंगे, फिर 31 को पुट करेंगे और उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो इस जो हमने स्किप किया था 10 उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और 1030 की वैल्यू को पुट करेंगे। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आप इस पूरी रो को डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं। ये उसने वही किया कि 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये सिर्फ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, इट डजंट गोज, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड को कभी भी नहीं देखते, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन के ऊपर। ओके, सो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमने जी 31 मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है एंड माइनस करना है 103 with 1 एंड डिवाइड करना है 1 से। सो व्हाट वी विल बी डूइंग 31 माइनस 103 डिवाइडेड बाय 1। सो आपके पास आंसर आ जाएगा -72। ठीक है जी। सो ऑनवर्ड्स इसको सॉल्व करेंगे, फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ओके, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। सो आपके पास बेसिकली 0 ही आ जाएगा। सो इस रो को आप छोड़ दें। सो हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। सो नेक्स्ट एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब हम इस रो से, ऊपर वाली रो खत्म हो चुकी है, हम इस रो से देख रहे हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 103 बाय -72 एंड -1 बाय 0 एंड डिवाइडेड बाय -72। सो बेसिकली आपके पास आंसर 103 आ जाएगा। ठीक है। सो ये आपके पास एक पूरी रो कंप्लीट हो गई है। सो अब हमने इस रो के सिर्फ साइंस देखने हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि आपने सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस काउंट करने हैं, साइंस। सो आपने फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइंस को नोटिस करना है। और वो साइंस हम क्या नोटिस करेंगे, हम ये देखते हैं कि जी जब वो S4 से S2 पर आया, was there any sign change? No, they both were positive, so there was no sign change. जब वो S2 से S1 पर आया, was there any sign change? Yes, there was a sign change, क्योंकि आपके पास वो पहले पॉजिटिव था, अब वो नेगेटिव हो गया। ठीक है। सो देर इज अ साइन चेंज। उसके बाद वो -72 से S1 से S0 पर आया, वॉज देर अ साइन चेंज? यस, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। सो देर इज अ साइन चेंज। सो वी हैव 2 साइन चेंजेस एंड 1 नो साइन चेंज। सो ये आपके पास क्या रिजल्ट देगा, इट मीन्स जब आप जितने आपके पास साइन चेंजेस होते हैं, यानी जितने आपके पास साइन चेंजेस होंगे उतने रूट्स आपके पास राइट हाफ प्लेन में लाई कर रहे होंगे, और जितने नो साइन चेंजेस होंगे उतने रूट्स आपके पोल्स आपके लेफ्ट हाफ प्लेन में लाया करे होंगे। सो हमने ये पहले ही कह दिया था कि अगर एक भी पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में चला गया, राइट हाफ प्लेन में चला गया, तो आपके पास सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स द सिस्टम इज अनस्टेबल। द आंसर ऑफ द सिस्टम इज द सिस्टम इज स्टेबल। नो, द सिस्टम इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल। ओके, सो ये एक स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज है 6.1, इसको आपने सॉल्व करना है। सो ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके ओके। सो यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल केस है जो कि रूट के अंदर ये डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसलिए हम इसे कन्वर्ट नहीं कर रहे, हमने इसको रूट टेबल के अंदर पुट किया और जब इसका फर्स्ट एलिमेंट निकाला तो वो 0 हो गया, जबकि रूट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 नहीं आ सकता। क्योंकि वो 0 नहीं आ सकता और ये रूट टेबल आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, दैट्स वाई हमें उस 0 को खत्म करना होगा। और उस 0 को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उस 0 को खत्म करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं, वी रिप्लेस इट विद अ वैल्यू एप्सिलॉन एंड वी से दैट एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर दैट अप्रोचेस टू 0। सो बहुत स्मॉल नंबर है जो कि अप्रोच टू 0 कर रहा है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि एप्सिलॉन कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। सो क्योंकि अप्रोच तो दोनों साइड से कर सकते हैं 0 को। ओके, सो अब ये नॉन जीरो हो गया, हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास नेक्स्ट रो के अंदर, नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो फर्स्ट एंट्री आई वो आ गई 6 एप्सिलॉन -7 एंड हमने इसको एंड तक सॉल्व किया तो हमारे पास ये रूट टेबल कंप्लीट हो गया। सो अब हम यहाँ से ये डिटरमिन करना चाहते हैं आइदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट।
सो यहाँ पर आप नोट करें कि अगर आप एप्सिलॉन को अज्यूम करते हैं दैट एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर दैट इज अप्रोचिंग जीरो, और सपोज कहते हैं कि पॉजिटिव साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा है, देन दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर। अगर ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ से यहाँ तो नो साइन चेंज है, और यहाँ से यहाँ साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस हो गया। ये हमने कहा कि ये पॉजिटिव नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो हम कहते हैं एक वेरी स्मॉल नंबर है जो कि पॉजिटिव है और स्मॉल है चूंकि, सो 6 माइनस 7, 6 को किसी पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस 7 करें तो आंसर विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पर आपके पास एक और साइन चेंज आ जाता है, ठीक है, जो हम साइन चेंज नहीं चाहते थे, ठीक है, क्योंकि जैसे ही साइन चेंज आता है आपके पास राइट हाफ प्लेन में पोल चला जाता है। सो हम दूसरे सिनेरियो पे जाते हैं, हम कहते हैं एप्सिलॉन को हम अज्यूम करते हैं कि वो एक नेगेटिव, वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर है। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो भी आपके पास फर्स्ट कॉलम के अंदर एक साइन चेंज अकर हो जाएगा। सो इन व्हाटसोएवर सिनेरियो द सिस्टम इज के यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कॉलम के अंदर साइन चेंज अकर होगा ही होगा, दैट्स व्हाई द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ओके, सो यहाँ पर हम इस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को देखते हैं, और हमने जब इसको पुट किया तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास ये वाली रो आ रही है द S3 रो ये जीरो हो गई है। इसका भी आंसर जीरो आ रहा है, इसका भी जीरो आ रहा है, इसका भी जीरो आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ना तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो सकता है, ना ही इंटायर रो जीरो हो सकती है। अगर इंटायर रो जीरो हो रही है तो हम इसके ऊपर वाले पॉलिनोमियल पे जाते हैं, यानी S4 वाले पॉलिनोमियल पे जाते हैं। यहाँ पर आपके पास आ रहा है, हमने ये इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है 7 के टेबल के ऊपर, आपने इसको बेसिकली डिवाइड किया है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखेंगे। इस 1 का क्या मतलब है? इस 1 का मतलब है S4, क्योंकि ये S4 की रो है। और इस 6 का क्या मतलब है? आपको याद हो तो हम एक एक एलिमेंट स्किप करके लिखते हैं, तो इस 6 का मतलब ये होगा 6s²। और इस 8 का क्या मतलब है? हम फिर एक एलिमेंट स्किप कर रहे हैं तो हम 8 लिखेंगे। ये आ गया आपके पास S4 प्लस 6s² प्लस 8। तो आपने करना क्या है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। क्या आएगा जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव? 4s³ प्लस 12s प्लस 0, यही आएगा। सो हम ये करेंगे कि क्योंकि अब ये S4 वाली वैल्यू थी, हमने इसको S3 में पुट करना है, तो अब हम इस 0 0 को काट देंगे और इसकी जगह इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर देंगे। सो हमने पुट किया जी 4 एंड 12, और यहाँ पर 0 आ गया। अगेन उसने इसको सिंप्लीफाई किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इवन देन आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे। सो हम इसको फर्दर कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास एक सोल्यूशन दे देता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने डिटरमिन करना है कि हम इस पॉलिनोमियल को अब स्प्लिट कर लेंगे, उस जगह से हम इसको स्प्लिट करेंगे जहां से हमने इसको स्पेशल रो जीरो कंसीडर किया था। सो हमने इस S4 से इसको कंसीडर किया था कि ये एक स्पेशल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि आपने इसको बाय डेरिवेटिव सॉल्व करके दोबारा काट के लिखा है, और ये ऊपर वाले पोर्शन को हम अलग कंसीडर कर लेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास नो साइन चेंज है, सो हमारे पास एक पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में चला गया। अब हमने इसको स्पेशल कंसीडर करना है। अगर आप इस फर्स्ट रो को देखें तो आपके पास यहाँ से यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है, यहाँ से यहाँ भी नहीं है, यहाँ से यहाँ भी नहीं है, एंड यहाँ से यहाँ भी नहीं है। सो देयर आर 4 नो साइन चेंजेस, दैट मीन्स 4 प्लेन पोल्स आर लाइंग इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। नो, आपके पास ये स्पेशल केस है जिसके अंदर जे इसको हम कहते हैं कि ये S4 पॉलिनोमियल है। सो हम इसको कैसे डील करेंगे, ये वही डेरिवेटिव ना बताया हुआ। सो यहाँ पर हम ये डिटरमिन करते हैं कि बेसिकली आपके पास S4 पॉलिनोमियल, या उसके लिए टिपिकल वर्ड यूज होता है दैट इज इवन पॉलिनोमियल। उसके लिए ये रूल होता है कि आपके पास इवन पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि देयर विल बी अ नंबर ऑफ इवन पोल्स, यानी 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। सो इवन पॉलिनोमियल होंगे। सो उसके लिए जरूरी है कि वो आपके पास सिमेट्रिक होंगे अराउंड द ओरिजिन। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ये पहले वाला केस देखें जिसमें ये ब्लू लाइन दिखा रहा है। ब्लू लाइन का मतलब ये है कि अगर वो पोल रियल एक्सिस के ऊपर है तो एक इधर होगा, एक इधर होगा। इसको कहते हैं बैलेंसिंग, यानी अगर आपने सीसॉ पे बैलेंस करना है तो आपके पास दोनों साइड पे बराबर होगा। अगर वो जे एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है ब्लैक लाइन, तो एक इधर होगा, एक इधर होगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों एक साइड पर हो। और अगर वो 4 पोल हैं तो आपके पास वो इस तरह से सिमेट्रिक होंगे, यानी यहाँ 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 यहाँ। ये नहीं हो सकता जैसे अभी पिछली एग्जांपल के अंदर आया कि उसने कहा 4 लेफ्ट हाफ 4 नो साइन चेंजेस हैं, नो साइन चेंजेस हैं, तो इसका मतलब तो ये था कि वो चारों पोल यहाँ लाए कर रहे होते। सो अगर ऐसा सिनेरियो हो कि आपके पास वो बैलेंस ना हो रही हो, यानी सिमेट्रिक ना हो रही हो, तो हम उन चारों के चारों पोल्स को जे एक्सिस पे ले जाते हैं। हम कहते हैं चारों के चारों पोल्स जे एक्सिस पे लाए कर रहे हैं, ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे। सो हम इसको इस तरह के सिस्टम को कहेंगे मार्जिनली, ठीक है जी। सो हमने नेक्स्ट सिनेरियो को देखा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखा। इस एग्जांपल को भी आप स्टडी कर लीजिएगा, इसके अंदर भी इवन पॉलिनोमियल का केस आ रहा है। इस जगह से
आपके पास इवन पॉलिनोमियल का केस आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर भी वही सिनेरियो है कि आपके पास हमने इवन पॉलिनोमियल के पोल्स को अलग लिखना है, चूंकि वो 4 नो साइन चेंजेस के साथ आ रहे थे, इसलिए हमने उन चारों को जे एक्सिस के ऊपर भेज दिया और हमने कहा कि चारों के चारों जे एक्सिस के ऊपर है। और अगर आपके पास बाकी जो जो भी ऊपर वाला पॉलिनोमियल जो बचा था इस 4 के अलावा, उसके अंदर ये था कि 2 साइन चेंजेस आ रहे थे, 2 नो साइन चेंजेस आ रहे थे। सो टोटल आपके पास बिहेवियर क्या है। अच्छा, हमारे पास ये भी सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास सपोज ऐसा हो कि वन पोल लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर आ रहा हो और वन पोल राइट हाफ प्लेन के अंदर आ रहा हो और एक पोल फिर भी बच रहा हो। सो उसको हम इसके ऊपर भेज देते हैं, लेकिन जनरली इवन पॉलिनोमियल के अंदर ऐसा होता नहीं है। ओके, सो ये आपके पास एक स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज है, यू विल स्टडी। सो ये हमारे पास एक फीडबैक सिस्टम है, इसको भी डिस्कस किया हुआ है, ये आप कर लीजिएगा, ये इजी है, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड सिमिलर गोस फॉर दिस सिस्टम, ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर उसने यही डिस्कशन की हुई है। सो ये वही एप्सिलॉन का केस है कि आपने उसको डिटरमिन करना है। सो इसको हम डिस्कशन सेक्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। एंड व्हेन वी हैव अगेन अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसने क्लोज लूप निकाला है, ये नीचे उसका क्लोज लूप पोल ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस किया हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगेन इसके अंदर S4 पॉलिनोमियल आ रहा है। सो ये आपके पास इवन पॉलिनोमियल है, इस इवन पॉलिनोमियल से हम जिस इसके रूट डिटरमिन करेंगे, ये वही वाला उसने बताया हुआ है। उसने कहा जी कि दो आपके पास पोल्स लेफ्ट हाफ के ऊपर लाई कर रहे थे, दो राइट हाफ के ऊपर लाई कर रहे थे। अब हम चूंकि 6 पोल्स थे, हम उनको बैलेंस नहीं कर सकते, सिमेट्रिक नहीं कर सकते थे। दो हमने लेफ्ट हाफ में कर दिए, दो राइट हाफ में कर दिए, तो जो बाकी दो बचे उनको हमें जे एक्सिस पे भेजना लाजमी था, क्योंकि आपने सिमेट्रिक ऐसे ही करना, 4-4 यानी दो इधर दो इधर, ये पोल पेयर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो बाकी दो को आपको यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर उसने एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है। सो इसके अंदर उसने ये कहा है कि आपने के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो जब आप वो जो पीछे ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था, दैट ट्रांसफर फंक्शन को जब आप क्लोज लूप में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा उसके अंदर वैल्यू के आ जाएगी। सो आपने इसको ऐसे डिटरमिन करना है कि के की वैल्यू क्या होगी कि सिस्टम स्टेबल हो। सो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ के। सपोज के तो जीरो तो नहीं हो सकता। सो व्हाट इज द कंडीशन हियर, अगर के आपके पास लेस देन 1386 है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, कोई भी रिजल्ट इसका पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ भी सपोज पॉजिटिव आ जाएगा, सो देयर विल बी नो साइन चेंज, यहाँ पर नो साइन चेंजेस होंगे। तो आपके पास अगर नो साइन चेंजेस हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सारे रूट्स लेफ्ट हाफ प्लेन में लाया करें एंड द सिस्टम इज स्टेबल। द अदर केसेस कि आपके पास जो के है दैट इज ग्रेटर देन 1386। सो अगर वो 1386 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू के अंदर माइनस आ जाएगा और आपके पास एक साइन चेंज एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स आपके पास सिस्टम राइट हाफ प्लेन में चला जाएगा, सो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। द लास्ट केस इज कि आपके पास के जीरो हो जाए। अगर के जीरो हो जाएगा तो इस लास्ट रो के अंदर के जीरो हो जाएगा और आपके पास ये जी एक्सिस वाला सिनेरियो बन जाएगा। फिर आपको इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल को दोबारा डेरिवेट करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ये उसने वो तीनों क्राइटेरियाज को डिस्कस किया। अच्छा जी, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, ऑलरेडी हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। थैंक यू।